आप लोगों से यूनिट नंबर 7 में चल रहा हूँ एमपीपीएससी का। और मैं आप लोगों से समाज कल्याण कार्यक्रम और योजनाओं के बारे में बताते हुए परिवार कल्याण के बारे में बता चुका हूँ। और कल की जो क्लास थी अनाथ और बेसहारा बच्चों के संबंध में था, कल्याणकारी योजनाओं को लेकर। और आज का जो मेरा टॉपिक है संगठित और असंगठित श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं। ठीक है, तो ये मेरा आज का टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग, है ना। और आप लोगों को मैं आज या तो कल मॉर्निंग में यूनिट 7 का पूरा पीडीएफ आप लोगों को भेज दूंगा, या तो आज इवनिंग टाइम में, या तो फिर आप लोगों को मैं कल सुबह में, ठीक है, आप लोगों को सारी की सारी पीडीएफ भेज दूंगा यूनिट नंबर 7 की। ठीक है, तो पहले हम ये जान लेते हैं उसके बारे में थोड़ा सा संगठित और असंगठित क्षेत्र के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे कि संगठित और असंगठित श्रमिकों के बारे में, उनके संबंध में क्या क्या चीज़ें जो है लागू की गई हैं और कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं जो हैं बनाई गई हैं। ठीक है, तो सरल शब्दों में किसी को पता है तो आप मुझे ज़रा बताएं, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र होता क्या है। अच्छा, ये यूजीसी में भी प्रश्न आता है, सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है लेकिन यूजीसी में भी प्रश्न पूछा गया है, एक दो बार प्रश्न तो जरूर आए हैं इससे, संगठित क्षेत्र से और असंगठित क्षेत्र से। चलिए जरा आप लोग मुझे कंफर्म करिए, बताइए जरा संगठित क्षेत्र के बारे में कुछ। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, संगठित का मतलब आप तो सीधा सीधा समझ रहे हैं, इंग्लिश का इसका मतलब जो होता है ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का एक ऐसा सेक्टर होता है जहां रोजगार की शर्त और नियत और नियमित, कहने का तात्पर्य हुआ कि जहां पे रूल रेगुलेशंस, जहां पर एक निश्चित शर्त और नियमित क्रियाविधि हो, और ये क्रियाविधि हो रही है संगठित क्षेत्र में। ठीक है, और कर्मचारियों को सुनिश्चित काम मिलता है, कर्मचारियों को सुनिश्चित काम मिलता है, तो वह हमारा हो जाता है संगठित क्षेत्र। लेकिन असंगठित क्षेत्र में क्या होता है कि वहाँ पर जहाँ रोजगार की शर्त जो है तय नहीं की जाती है, रोजगार का मतलब आप समझ रहे होंगे ना, जॉब, तो उसकी जो शर्त है, जो नियम है, और एक प्रकार से जो आप कह सकते हो आचार्य संहिता वगैरह, तो वहाँ पर वो चीज़ें मेंशन नहीं की गई है, मानी तय नहीं किया गया है। ठीक है, और वह नियमित भी नहीं है। ठीक है, और ये बेसिकली सरकार के द्वारा पंजीकृत भी नहीं है, तो वह क्रियाविधि हो जाती है असंगठित का। अब आप तो समझ गए होंगे ना कि नियमित का मतलब होता है कि जहां कर्मचारियों का कोई निश्चित काम से संबंधित हो रहा हो, और जो असंगठित होता है उसमें कोई नियम और कोई शर्त, कोई सरकार उसमें भागीदारी भूमिका नहीं निभाती है, तो वो हो जाता है आपका असंगठित। देखो, संगठित क्षेत्र में सरकारी नियम का कड़ाई से पालन किया जाएगा, लेकिन असंगठित क्षेत्र में आपको ऐसे मामलों पर चर्चा परिचर्चा नहीं होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, संगठित और असंगठित। देखो, एक तरफ रूल बन के आ रहे हैं, एक तरफ रूल नहीं बन के आ रहे हैं, और मतलब अंतर आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ये बात मुझे यह कंफर्म करिए। देखिए, संगठित क्षेत्र में नौकरी की सुरक्षा जो होती है उसमें महजूद होती है, लेकिन असंगठित में नौकरी के बारे में, रोजगार के बारे में वो चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होती है। बताइए जरा, संगठित क्षेत्रों में जो श्रमिक लोग होंगे उनके वेतन में बढ़ोतरी होगी, लेकिन ध्यान रखें वो एक ही बार होगी। और असंगठित क्षेत्र का विरोध किया जा सकता है बार बार वेतन बढ़ाने को लेकर। ठीक है, तो संगठित क्षेत्र कहाँ पर हो रहा है, जहाँ पे निश्चित चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है और एक नियम के बारे में बात किया जा रहा है। संगठित क्षेत्र में आपका कर्मचारी नियमित मासिक वेतन जो होता है वो प्राप्त होता है, ये आपका संगठित क्षेत्र में प्राप्त होता है। और असंगठित क्षेत्र में ठीक इसके विपरीत अगर मैं बात करूं, तो वहाँ पे जो मामले होते हैं उसमें ओवर टाइम के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है असंगठित क्षेत्र में, लेकिन संगठित क्षेत्र में ओवर टाइम के बारे में जिक्र किया गया है। चलो, अब मुझे जरा बताइए, संगठित और असंगठित क्षेत्रों के बारे में आप स्पष्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, बताइए जरा एक बार। चलिए मैं फिर आगे बढ़ूँ। देखिए यहाँ पर, अब मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, वह क्षेत्र जिसे सरकार के साथ पंजीकृत किया जाता है उसे एक संगठित क्षेत्र कहा जाता है ना।
और यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें लोगों को सुनिश्चित काम दिया जाता है और इसमें रोजगार की शर्त जो होती है निश्चित और नियमित रखी जाती है। संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो भी उद्योग या स्कूल या अस्पताल पर कई अधिनियम जो लागू किए जाते हैं वो सारे के सारे संगठित क्षेत्र में किए जाते हैं। ठीक है, असंगठित क्षेत्र में नहीं किए जाते हैं। और संगठित क्षेत्र में पंजीकरण की आवश्यकता अनिवार्य है, परंतु असंगठित क्षेत्र में पंजीकरण की जो आवश्यकताएं हैं जो एक प्रकार से कह सकते हैं वो अनिवार्य, यानी कहने का मतलब अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो असंगठित क्षेत्र में पंजीकरण की भूमिकाएं नहीं देखने को मिलती है हमें। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये बात तो क्लियर हो गई होगी आप लोगों को संगठित क्षेत्र के बारे में और असंगठित क्षेत्र के बारे में। अब देखिए असंगठित क्षेत्र क्या बात बता रहा है आपसे, कह रहा है कि वह सेक्टर जो सरकार के साथ पंजीकृत ना किया जाए और जिसके रोजगार की शर्तें भी नहीं तय की जाती है और जिसे नियमित रूप से असंगठित क्षेत्र मान लिया जाता है। और यह एक ऐसा सेक्टर होता है जिसमें किसी भी सरकारी नियम कानून का पालन नहीं किया जाता है। ठीक है, ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करना ही आसान काम होता है क्योंकि इसके लिए किसी संबद्धता और पंजीकृत की ज़रूरतें नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको पहले भी समझा चुका हूँ, ये परिभाषा के माध्यम से आप इसे देखे रहिएगा, समझे रहिएगा। ठीक है, लेकिन अगर सिलेबस में बात किया जाए तो हमारे सिलेबस में मेंशन किया गया है संगठित और असंगठित श्रमिक को लेकर, वर्कर्स को लेकर बात किया गया है ना। तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अब तो ध्यान से देखिए जरा कि श्रमिकों को, अच्छा पीडीएफ आपको साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, बताइए जरा एक बार। क्लियर है पीडीएफ? दिख रहा है सर। चलो फिर ठीक है। तो यहाँ छोटा दिख रहा है सर, छोटा दिखाई दे रहा है, अच्छा तो छोटा है थोड़ा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इमेज आप भी अपने यहाँ से थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, है ना। ठीक है, चले। हाँ, तो यहाँ पे देखिए असंगठित श्रमिक का मतलब ये हुआ कि श्रमिकों को उसके काम के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और वह होता है असंगठित श्रमिक होता है। और यहाँ पर जो श्रमिक होते हैं उनको किस तरीके से डिफाइन किया जा रहा है, या सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के आधार पर ऐसे श्रमिक जो असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उन्हें संगठित श्रमिक कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि 2008 में सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के आधार पर ये बात कही गई थी कि श्रमिक जो असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उन्हें हम कहेंगे असंगठित श्रमिक। ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखिए। ऐसे श्रमिकों के लिए भारत सरकार ने ई श्रम पोर्टल का निर्माण किया है और अगर मैं आपको कहूं तो इसमें देश के सभी असंगठित श्रमिक का डेटाबेस सरकार के पास जमा रहते हैं, या जमा एक प्रकार से करें कि आप कलेक्ट हो रहा है तो ई पोर्टल पर हो रहा है असंगठित श्रमिकों का। ठीक है, यहाँ पर पूरा डिटेल उनका डाटा जो मिल रहा है वो भारत सरकार ने ई श्रम पोर्टल पर निर्माण जो किया है उसमें सारा डाटाबेस जो है उसका जो असंगठित श्रमिक लोग हैं वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये होता है असंगठित श्रमिक। ठीक है, ये होते हैं आपका असंगठित श्रमिक, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ें। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को, बताइए जी। हाँ, अब इस पे आप आसानी से यहाँ पर समझ सकते हैं। ज़रा अब इसको ध्यान से देखिएगा कि यहाँ आपको चार्ट नुमा बताया गया है, चार्ट एक चार्ट तरीके से एक तरफ बताया गया है तुलना के आधार पर, दूसरी तरफ संगठित क्षेत्र है और एक तरफ है आपका असंगठित क्षेत्र है। ठीक है, तो अर्थ अगर आपको जानना है तो इस लाइन को समझ जाइए तो आप समझ जाएंगे। संगठित उसे कहा जाता है जिस क्षेत्र में रोजगार की शर्त तय की जाती है और कर्मचारी के काम का आश्वासन दिया जाता है, वह संगठित क्षेत्र हो जाता है, वह आपका संगठित क्षेत्र हो जाता है। ठीक है भाई, इसे आप ध्यान रखिएगा। संगठित क्षेत्र का तात्पर्य ही यही होता है कि उचित प्राधिकार या सरकार के साथ शामिल हो और उसके नियमों और विनियमों का पालन किया जाए, वह एक प्रकार से संगठित क्षेत्र के बारे में चर्चा कर देता है। और असंगठित क्षेत्र वो बताता है कि वह सेक्टर जिसमें छोटे पैमाने पर, ठीक है,
इन्वॉल्वमेंट्स की बात कर रहा है और यूनिट्स की बात कर रहा है। ये जब चीज़ें शामिल होती हैं और साथ ही साथ कहता है सरकार के साथ कोई पंजीकरण की भूमिका नहीं होती है और छोटे पैमाने पे है, तो यह आपका कहा जाता है असंगठित क्षेत्र। तो असंगठित क्षेत्र को आप सेक्टर के रूप में समझेंगे तो सबसे अच्छी बात है। जो सरकार के साथ शामिल तो नहीं होता है, किसी भी नियम का पालन करने की उससे आवश्यकता भी नहीं होती है, वही आपका असंगठित क्षेत्र हो जाता है। बस अगर मैं आगे आप लोगों से बात करूं तो एक और पॉइंट मिल रहा है, तुलना के आधार पर उसके द्वारा किया गया है कुछ शासित। तो शासित करने का मतलब हुआ संगठित क्षेत्र में कि विभिन्न अधिनियम द्वारा, जैसे बोनस अधिनियम है, बोनस अधिनियम के साथ साथ पीएफ अधिनियम है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है, बहुत सारे ऐसे अधिनियम आते हैं। जैसे अभी मैंने आज एक और पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड किया है, उसमें सारे जितने कर्मचारी और मजदूर से संबंधित अधिनियम, तो उसमें सारे के सारे अधिनियम इन्वॉल्व कर दिए हैं मैंने, है ना भाई? आप लोगों को मिला होगा वो पीडीएफ, है ना? तो उसमें वो सारे अधिनियम जितने मैंने मजदूरी के अधिनियम उसमें बताए हैं, जैसे कारखाना अधिनियम, क्या इसमें नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। कारखाना अधिनियम 1948 का आ जाएगा। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम आ जाएगा आपका भाई, जो 1948 का, ये भी इसी में शामिल हो जाएगा। ठीक है। कर्मकार प्रतिकार अधिनियम जो है 1923 का, वो भी इसमें शामिल हो जाता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया था आपको पता होना चाहिए, 1948 का आया था। तो 1948 ये भी आपका क्या हो जाता है, उसमें लागू हो जाता है संगठित क्षेत्र में। मजदूरी संदाय अधिनियम की बात किया जाए तो मजदूरी संदाय, आप लोग इस शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रखा करें। शब्द जो हैं आप लोगों को एग्जाम में मिलते हैं, यही सब मिलने वाला है आप लोगों से, सरल शब्द नहीं मिलने वाले हैं, आप सबको टफ शब्द मिलेंगे। तो संदाय आप बार बार मेरे से सुनते हैं तो उसे ध्यान रखिए। जैसे संदाय बोलो तो 30, हाँ 36 बोल देना, आप लोग 36 बोल देना, बोनस। ठीक है। तो वो एक प्रकार से जो मजदूरी संदाय अधिनियम है 1936 हो जाएगा। बोनस भुगतान अधिनियम की अगर मैं बात करूं तो वह आपका हो जाएगा 1965 हो जाएगा। ठीक है। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, ये बहुत ही फेमस है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है और मैंने आप लोगों को बताया भी है, 1961। ठीक है। इन अधिनियम को आप रट्टा मान लीजिए। संगठित क्षेत्र के अंतर्गत जो मैं अधिनियम के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, इन श्रमिकों के लिए कुछ कल्याणकारी बातें की गई हैं। ठीक है। औद्योगिक विवाद अधिनियम आप जानते हैं 1947, उसमें मैंने अभी आपको हाल ही में इसके बारे में पढ़ाया भी है, आप सबको समझाया भी है। और उसमें कुछ सुलह करने की तरीके बताए गए हैं कि समस्याओं का निदान या निपटारा कैसे किया जाए। उन 5-6 पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। और कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 का हो जाएगा। व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 हो जाएगा। उत्पादन अधिनियम 1976 हो जाएगा। समान परिश्रमिक अधिनियम जो है आपका वो 1976 हो जाएगा। ये सारे के सारे जो अधिनियम है, ये सारे के सारे अधिनियम आपके संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है। तो आप लोग इसे खास कर ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई। तो जितने अधिनियम मैंने अभी बताया है वो संगठित क्षेत्र का एक प्रकार से उसको शासित करने के रूप में आ जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं तो असंगठित क्षेत्रों में बताया गया है कि तुलना के आधार पर इसमें अधिनियम में कोई शासित नहीं किया गया, मतलब कोई अधिनियम ही नहीं इसके अंतर्गत लाया गया है असंगठित क्षेत्रों में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आप सबसे प्रश्न एलिगेशन में, यहाँ से फैक्ट नहीं बनने वाले हैं आप लोगों को, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इस टॉपिक से आपसे फैक्ट नहीं बनेगा, आपसे अप्लाइड प्रश्न बनेंगे। ठीक है। एमपीपीएससी में, सोशल वर्क में, तो इसे आप खासकर ध्यान रखेंगे। आगे अगर मैं बात करूं तो सरकारी नियम की बात करें। जी बोलिए। पीएफ अधिनियम क्या है? पीएफ, जिससे प्रोविजनल फंड के बारे में बात की जाती है, पीएफ, और इसी को हम बोलते हैं कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम। ठीक है। और ये अधिनियम आपका 1952 का है। ठीक है। पीएफ वाला 1952 का है। और मैंने आप लोगों को आपको इसको पीडीएफ आप सबको मैंने दे रखा है, वहाँ से आप उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब जानकारी अच्छी खासी ले सकते हैं। ठीक है भाई, कि क्या क्या अधिनियम उसमें बारे में वहाँ पर चर्चा की गई है। ठीक है। पीएफ अधिनियम में। ठीक है। मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं, अगर बताने की ज़रूरत है तो बताओ, मैं बता दूँ आप लोगों को। कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे, बताइए ज़रा। पीएफ भविष्य कर्मचारी अधिनियम बताने की ज़रूरत नहीं है ना।
अगर आपको हाँ, नहीं, ठीक है, फिर बहुत अच्छी बात है। 1952 में लागू किया गया था। और आप ध्यान रखिएगा, कर्मचारियों को सेवानिवृत्त करने वैसे आप अगर मान लीजिए आपने क्या कर लिया, जॉब समाप्त कर ली अपनी, तो आपको पेंशन वगैरह जो मिलने वाला क्रियाविधि है, जो एक्स्ट्रा मनी जाती है आपकी आपकी सैलरी से जो कटौती होती है, वो पीएफ में जाता है। अभी कटौती के बारे में भी मैं आप लोगों से इसके बारे में भी चर्चा करूंगा कि कितने टाइप की कटौती देखने को मिलता है। मजदूरी वाले अधिनियम में देखने को हमें ये सारी कटौतियां जो है मिलती है। मजदूरी भुगतान अधिनियम जो 1936 था उसमें तो 25% का वो रेशियो रखा गया था कटौती को लेकर। ठीक है, तो उसमें कटौती कई होती, जैसे अगर मैं बात करूं डिडक्शन कटौती में स्वैच्छिक होता है, एक वॉलेंट्री डिडक्शन होता है, एक होता है अगर आप अब्सेंट हो जाते हैं तो भी आपकी एक कटौती वहाँ पर मानी जाती है। आयकर इनकम की हो जाती है, इंश्योरेंस का, बहुत सारी मैंने आप लोगों को उसकी जो है ना पीएफ का जो भी कटौती होता है वो भी उसी के अंतर्गत आ जाएगा, है ना, पीएफ की कटौती भी। ठीक है, उसी के अंतर्गत आ जाता है। मतलब 25% लगभग रेशियो जो है सर वो काटा जाता है उसकी सैलरी से। ठीक है, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। आगे हम बात करते हैं तो ये सख्ती से पालन किया जाता है संगठित क्षेत्र के श्रमिकों ने के साथ। और असंगठित अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पालन नहीं किया जाता है असंगठित क्षेत्रों में मजदूरियों के साथ। परिश्रमिक की बात करूं तो यहाँ पर नियमित मासिक वेतन होता है और ये दैनिक मजदूरी होती है। तो दैनिक मजदूरी तो आप समझ गए होंगे, तो आप इसको समझिए ज़रा। ये दैनिक मजदूरी अगर हो गया तो आप सोचिए ज़रा एक बार, क्या मनरेगा वगैरह जो जो कार्यक्रम वगैरह चलाए जाते हैं वो दैनिक मजदूरी इसमें असंगठित क्षेत्र में आएंगे कि नहीं आएंगे? जरा एक बार आप विचार करिए और मुझे बताइए। आएंगे सर। आएंगे? आएंगे सर, नहीं 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 आएंगे। दैनिक मजदूरी में ये आपके जो कार्यक्रम वगैरह चलाए जाते हैं, 220 रुपये का जो मनरेगा के माध्यम से दिया जाता है, वो दैनिक दैनिक का मतलब कार्यक्रम वगैरह जो योजनाएं वगैरह जो चलाई जाती है उसमें आ जाते हैं। लेकिन जो आप यहाँ पर जो देख रहे हैं संगठित क्षेत्र में नियमित मासिक वेतन के बारे में जो देख रहे हैं, इसमें आपकी फिक्स सैलरी होती है और उस सैलरी में आपका वेतन जो है मासिक या सालाना ईयरली 10% बढ़ेगा। और उसके बाद आपका इनकम टैक्स कट रहा है, पीएफ कट रहा है, ईएसआई कट रहा है। आपका मतलब ईएसआई का मतलब वही होता है जहां आप लोग एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का दोनों का जो है मतलब कुछ रेशियो बना होता है, उतने पैसे वो काट रहे हैं तो उसके पैसे भी उसमें कट के जाते हैं। ठीक है, तो दोनों का वो पैसे आपके ही होते हैं, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का भी। ठीक है, तो ये इसमें होता है, बट दैनिक में नहीं होगा ऐसा काम। ठीक है, ऐसा काम दैनिक में नहीं होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो नौकरी की सुरक्षा में। तो नौकरी की सुरक्षा अगर आप बात करें तो देखो संगठित क्षेत्रों में होता है, क्योंकि नियम के द्वारा सरकार का पालन किया जाता है, तो ये जाहिर सी बात है इसमें माना जाता है। लेकिन इसमें नहीं, ये जो आप स्लाइड देख रहे हो चार्ट पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चार्ट पेपर से ही आपका क्लियर हो जाता है पूरा संगठित और असंगठित क्षेत्र ही पूरा क्लियर हो जाता है। बाकी आगे आपको समझने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, काम करने का जो घंटे होता है या समय, अगर मैं आपसे बात करूं तुलना के स्तर में बात कर रहा हूँ, संगठित क्षेत्र में स्थिर होता है और असंगठित क्षेत्रों में अगर मैं बात करूं तो ये निश्चित नहीं होता है। तो ये आप इसका खासकर ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम में काम आने वाली हैं सारी की सारी। और अधिक समय तक अगर मैं बात करूं तो ओवर टाइम के लिए श्रमिकों का जो है परिश्रम दिया जाता है। लेकिन ओवर टाइम की अगर ऐसी कोई क्रियाविधि है, वह संगठित और असंगठित क्षेत्र की अगर तुलना में मैं बात कर रहा हूं तो असंगठित में ओवर टाइम के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है भाई, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो श्रमिकों का वेतन को लेकर जैसा कि सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, जैसा अभी आप लोगों ने सुना भी होगा, दिल्ली सरकार ने अभी कुछ हाल ही की बात मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट मुझे मंथ वगैरह याद नहीं आ रहा है, तो उसने निर्धारित भी किया है कि अगर आप पीजी हैं या आप ग्रेजुएशन हैं तो उसके आधार पर मिनिमम वेजेस लगाया है कि आपकी मिनिमम सैलरी जो है 15,000 या 18,000 समथिंग होनी चाहिए अगर आप ग्रेजुएशन है तो। ठीक है, तो इस तरीके की जो है उसने सरकार 13,000 ने, से कम नहीं होनी चाहिए हाँ तो सैलरी, मिनिमम मतलब ऐसा 15, बोला हाँ सरकार ने। हाँ, तो इस तरीके कुछ वेजेस निकाला। इस वेजेस का मतलब होता है कि मिनिमम वेजेस कि आपका इतनी जो सैलरी होनी चाहिए एक प्रकार से, बट ऐसा फॉलो नहीं हो रहा है। अब तो उसकी ये जो नीति लाया था उस नीति में तो अब इस कोविड-19 में तो उसका तो धराशायी हो गया, कोई फॉलो ही नहीं कर रहा होगा, है ना, और वो भाई इस पर फोर्स भी नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ें हैं, बट आप इसे ध्यान रखें कि अब फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है उसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन एग्जाम में अगर प्रश्न बनता है संगठित क्षेत्रों को लेकर कि श्रमिकों को वेतन को लेकर, तो सरकार ही निर्धारित करेगी, वो सत्य माना जाएगा आपका, इसका ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, भले सरकार ना प्रोवाइड कर रहा, भाई सरकार की भी आर्थिक स्थिति डाउन चल रही है, इसकी वजह से सैलरी में कटौती कर रही है सबके।
ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकता है हमें। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो सरकार के द्वारा निर्धारित वेतन को कम, मतलब अगर मैं कहूँ निर्धारित, अब जैसे आपने प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, अब 13,500 आप बता रहे हैं, जैसे 15,000 बता रहे हैं कि इतनी सैलरी होनी चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर वाले क्या कर रहे हैं भाई, असंगठित क्षेत्रों में क्या कर रहे हैं, उसको उसके वेतन कितना नहीं देंगे, उसको कम कर देंगे, कटौती कर देंगे। इस तरह की क्रियाविधि जो है इसमें लागू हो जाती है असंगठित क्षेत्रों में। और नियोक्ता के भविष्य निधि की बात होती है। भविष्य निधि का मतलब आप समझ गए होंगे, मैंने अभी पहले ही बता चुका हूँ। इसमें देखिए आपका संगठित क्षेत्रों में यस है और असंगठित क्षेत्रों में नो है। कहने का मतलब ये प्रोवाइड करेगा, ये आपको कटौती में काटेगा, और ये आपकी कटौती नहीं होगी, इसमें काटेगा भी नहीं। ठीक है, तो यानी इसमें फॉलो ही नहीं होता एक प्रकार से असंगठित क्षेत्र में। वेतन में वृद्धि कभी कभी होती है। तो संगठित क्षेत्रों में जैसे आप लोग तो जानते हैं ईयरली 10% किसी का बढ़ता है, और कभी कभी 6 महीने में भी किसी की सैलरी बढ़ जाती है ना, किसी का प्रमोशन हो जाता है, आप लोग तो देखते ही होंगे इसको। लेकिन ये शायद ही कभी बढ़े, इस तरह की क्रियाविधि हो जाती है भाई उसका। ठीक है, तो शायद ही कभी बढ़े, यह असंगठित क्षेत्र में हो जाता है। लाभ और अनुलाभ। लाभ का मतलब होता है एक प्रकार से प्रॉफिट की बात हो रही, और अनुलाभ का मतलब होता है हानि की बात होती है। लेकिन लाभ और हानि की बात किया जाए तो संगठित क्षेत्रों में कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा हो या पेंशन हो या अवकाश यात्रा हो, मुआवजा आदि जो है लाभ मिलते हैं। तो अवकाश के बारे में आपने नाम सुना होगा, सीएल करके, सीएल होता है, ईएल होता है, याद है किसी को ये सब, जानते हो आप लोग सीएल ईएल क्या नहीं, होता है? हाँ जानते हैं हाँ, सब। तो इस तरीके का प्रोवाइड किया जाता है। अगर मान लीजिए आपने सीएल पे छुट्टी या अवकाश ले लिया है तो आपकी सैलरी में कटौती नहीं की जाएगी, तो एक प्रकार से बेनिफिट्स होता है, लाभ होता है। लेकिन अगर आप असंगठित क्षेत्र में होता है तो ये ऐसी कोई क्रियाविधि दी नहीं जाती, सीएल ईएल वगैरह कुछ नहीं दिया जाता है। अगर कट गई भाई, अगर आप नहीं आ रहे, अनुपस्थित हो रही, तो आपकी पूरी की पूरी उस दिन की सैलरी जो है, या दैनिक, मतलब ये जाहिर सी बात है दैनिक क्रियाकलाप है, और दैनिक क्रियाकलाप होने के नाते आपको वहाँ पे पैसे ही नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो डेली का पैसे दिए जाते थे ना, आप मनरेगा वाला तो आपको पता ही होगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आपने समझ गए। बताइए जरा एक बार, क्लियर हुआ आपको संगठित और असंगठित क्षेत्रों के बारे में? जिस तरीके से मैंने आप लोगों को श्रमिकों को लेकर ठीक है। कुछ कल्याणकारी चीज़ों के बारे में बात किया, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इसको खास कर आप लोग ध्यान रखिएगा, और ये एग्ज़ाम में आप लोगों से प्रश्न बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, भारत का एक विशाल असंगठित क्षेत्र है, उसके बारे में मैं थोड़ी सी आप लोगों को जानकारी दूंगा, वो भी एक पॉइंट टू पॉइंट के रूप में दूंगा। जैसे आप पहली पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए, देश की अर्थव्यवस्था में 50% से अधिक योगदान करने वाले जो है श्रमिक संगठन से लोगों का कुल कार्यबल का जो हिस्सा है वो 80% है। तो एक चीज़ तो आपने देखो, एक प्रकार से यहाँ पे बताई जा रही है असंगठित क्षेत्रों के बारे में कि किस तरीके से योगदान यहाँ पे असंगठित क्षेत्र निभा रहा है अपना। तो अर्थव्यवस्था में 50% से अधिक योगदान करने वाला असंगठित क्षेत्र होता है। तो आप रेशियो के रूप में मान सकते हो 80%। तो लोगों का कुल कार्यबल का जो हिस्सा होता है 80% होता है, और ये होता है आपका असंगठित क्षेत्र में। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस तरीके से याद करें कि असंगठित क्षेत्र में लोगों का कुल कार्यबल जो होगा, जिसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, वो लगभग 80% होते हैं। 20% ही संगठित क्षेत्रों के पार्ट ऑफ व्यू में जाते हैं। ठीक है, 20%। अच्छा, ये बात हो रहा है योगदान को लेकर अर्थव्यवस्था की, योगदान को लेकर अर्थव्यवस्था की बात है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। भारत के असंगठित क्षेत्र में मूलतः अगर मैं बात करूं तो ग्रामीण आबादी से बना है। तो ये तो क्लियर होना चाहिए आप लोगों को कि भाई असंगठित क्षेत्र बेसिकली कहाँ पर है, ग्रामीण आबादी से बना है। और ये अधिकांशतः वे लोग होते हैं जो गांव के परंपरागत कार्य करते हैं, तो वो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। ठीक है भाई, जरा एक बार बताइए मुझे, क्या ये बात कंफर्म हो गई आप लोगों को? यस सर। हाँ, फिर तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट पर यहाँ पर कह रहा है कि गांव की परंपरागत कार्य जो होंगे उनको करने के लिए, या इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो भूमिहीन किसान और छोटे किसान भी इस श्रेणी में आते हैं। तो वो बेसिकली, मैं तो पहले बता रहा था कि ग्रामीण आबादी से बना हुआ है ये भाई। तो ग्रामीण आबादी में तो जाहिर सी बात है किसान इन्वॉल्व हो जाएंगे, और वो किसान जो परंपरागत कार्य करते हैं और वो कार्य ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व है। तो जाहिर सी बात है भूमिहीन किसान हो या छोटे किसान हो, ऐसे लोग जो है आ जाते हैं असंगठित में। तो उदाहरण अगर कभी पूछे तो किसान को लगा देना आंख बंद करके। मुझे नहीं लगता कि उदाहरण पूछेगा, लेकिन ध्यान रखिए असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण माना जाता है किसान को। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। शहरों में लोग जो है अधिकतर खुदरा कारोबार या थोक कारोबार या विनिर्माण उद्योग, परिवहन, भंडारण का निर्माण उद्योग में काम करना, तो ये आपका शहरों के लोग जो होंगे वो अधिकतर इसमें आ जाते हैं, शहर के लोग।
तो शहरी लोग भी क्या हो जाते हैं, इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो जो लोग अपना खुद जैसे थोक दाम पे कोई काम कर रहा है, विक्रेता है, कोई उद्योग में परिवहन, अच्छा ये सारे प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है, ऐसा ना समझें आप लोग कि सरकारी सेक्टर की बात हो रही है, ठीक है। तो उद्योग जो है बेसिकली इंडस्ट्री से रिलेट कर रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सकता है तो लिमिटेड हो सकता है भाई। एलटीडी आपने नाम सुना ही होगा कि जय भी कंपनी लिमिटेड है, ये कंपनी लिमिटेड है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है बस, ठीक है। तो इसमें इसका कहने का मतलब हाँ उसके रूल रेगुलेशन सरकार के हैं लेकिन वो फॉलो नहीं करता। ज़रूरी ये भी नहीं है कि वो कितना फॉलो करे कितना ना फॉलो करे, तो थोड़ा बहुत फॉलो भी किया जाता है। अगर मान लीजिए कोई छुट्टी की बात हो जाए या अवकाश की बात हो जाए तो पूरा इंडिया या पूरा भारत पूरा देश बंद हो जाता है, तो ये सरकार कहती, तो इसका मतलब ये हुआ तो उसमें ऑलरेडी असंगठित क्षेत्र भी आ जाता है, तो वहाँ पर वो चीज़ें बंद हो जाती, तो वहाँ पे सरकार की भूमिका भी हो जाती है, कहाँ पर, असंगठित क्षेत्रों में भी, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। इसमें अधिकतर ऐसे लोग आते हैं जो फसल की बुआई और कटाई के समय गांव में चले जाते हैं और बाकी समय शहरों और महासागरों में काम करने लगते हैं, आजीविका को तलाशने लगते हैं। एक प्रकार से ये भी क्रियाविधि जो होती है असंगठित क्षेत्र का ही पार्ट मान लिया जाता है, ठीक है। और भारत में लगभग 50 करोड़ का जो कार्यबल है जिसका 90% हिस्सा जो है असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा है, ये चीज़ आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए श्रमिक 1948 में आप लोगों को पता होगा कारखाना अधिनियम जैसे कि किसी कानून के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो यह असंगठित में तो नहीं आता, असंगठित में कोई भी कानून नहीं है। मैंने भी पीछे कई अधिनियम के बारे में बात किया है, तो उसमें से ज़रूरी अभी नहीं कि ये सिर्फ कारखाना अधिनियम ही नहीं आएगा, बाकी और भी अधिनियम नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ एज एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, बाकी कोई भी अधिनियम नहीं आएगा, ठीक है। अब यही असंगठित क्षेत्र को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, ये एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा इसे 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो एक आपका हो जाएगा व्यावसायिक श्रेणी, जिसमें छोटे और सीमांत किसान होते हैं, भूमिहीन खेतिहर मजदूर होते हैं, पशुपालक होते हैं, बेड़ी बनाने वाले श्रमिक होते हैं, निर्माण और आधारभूत संरचना को कार्यरत श्रमिक होते हैं, बुनकर इत्यादि चीज़ें जो हैं इसमें शामिल है, ये व्यावसायिक श्रेणी में है। तो व्यावसायिक श्रेणी भी संगठित श्रमिकों के अंतर्गत वो आ जाते हैं। रोजगार की प्रकृति की श्रेणी में बात करें तो बंधुआ मजदूर हो जाए, प्रवासी मजदूर हो जाए, दैनिक मजदूर। अब दैनिक मजदूर तो आपको पता है, बाकी ये दोनों पता नहीं था, तो जाहिर सी बात है दैनिक मजदूर जो है वो प्रवासी मजदूर के ही तहत आ जाएगा, और प्रवासी मजदूर भी और दैनिक मजदूर भी बंधुआ मजदूर के अंतर्गत आ जाएगा। और आपको शब्दों से पता चल रहा है बंधुआ का मतलब एक प्रकार से बंधा हुआ है, एक तरफ से प्रवासी का मतलब आप जानते होंगे भली भांति तरीके से कि प्रवासी मजदूर कौन से होते हैं, जो आते हैं काम करने के लिए 1-2 दिन के लिए, ये चीज़ हो जाती है। और दैनिक मजदूर तो वो ऑलरेडी उसमें इन्वॉल्व हो ही जाते हैं, जैसे मिस्त्री हो जाता है, लेबर वगैरह हो जाते हैं, इसी में आ जाते हैं, ठीक है। असंगठित क्षेत्र में विशेष रूप से पीड़ित श्रेणी में सफाई कर्मी हो, सिर पर मेला ढोने वाले आदि, मतलब यहाँ पर मेला का मतलब ये हुआ एक प्रकार से अनावश्यक जो है सामान वगैरह, ठीक है, असट आप कह सकते हो, एक प्रकार से सामग्री वगैरह जो ढोने वाले होते हैं वो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, ठीक है, सफाई कर्मी वगैरह। आपने देखा होगा अगर गांव में, अगर आप लोगों ने रहा होगा तो आपने गांव में ज़रूर देखा होगा सामान ढोने वाले लोगों को, है ना। शहर में भी है, ऐसी बात नहीं है। और नंबर 4 आप याद रखना है, हाँ नंबर 4 पे आपका ये याद रखना है आपको, ये श्रमिक है, सॉरी ये सेवा श्रेणी है। तो सेवा श्रेणी मतलब जो घरेलू कामगर होती महिलाएं, वो भी नाई हो गए, सब्जी फल विक्रेता वाले, समाचार पत्र विक्रेता वाले आदि जो आते हैं, ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, ये आपका आ जाएगा असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत, आपका आ जाएगा असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत ये चौथा भाग जिसको आप कहते हो सेवा श्रेणी, ठीक है। चलिए एक बार जरा मुझे बताइए, क्या आप लोगों को संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के संबंध में जो बातें मैंने बताया आप लोगों को, वो चीज़ें आपको समझ में आ गई? बताइए एक बार, बोलिए। हाँ, तो याद रखिएगा, व्यावसायिक एक होता है व्यावसायिक श्रेणी, नंबर 1 व्यावसायिक श्रेणी, नंबर 2 जो होता है आपका रोजगार की प्रकृति की श्रेणी आप कह सकते हो, और नंबर 3 जो होता है आपका विशेष रूप से पीड़ित वाले श्रेणी हो जाएंगे, और नंबर 4 जो आपका आ जाएगा जिसको आप सामने देख रहे हैं सेवा श्रेणी। तो ये 4 श्रेणी है। इन 4 श्रेणियों में क्या किया गया है, आश्रमिक श्रम बल को व्यवसाय और रोजगार की प्रकृति के रूप में 4 भागों में इसको भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के द्वारा
डिवाइड किया गया है, याद रखिएगा। अब प्रश्न बने, भारत सरकार ने श्रम मंत्रालय असंगठित श्रम बल को कितने भागों में डिवाइड किया? तो आप बता देना, आप 4 भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि भारत सरकार ने श्रम मंत्रालय के आधार पर या उसके अनुसार क्या बातें कही है रोजगार और प्रकृति के श्रेणी में, तो आपको बंधुआ मजदूर, प्रवासी मजदूर, दैनिक मजदूर ये आ जाएंगे आपका। अगर आपसे पूछेगा व्यावसायिक श्रेणी में, तो आपका भूमिहीन, खेतिहर मजदूर, पशुपालक, बीड़ी बनाने वाले श्रमिक इत्यादि ये सारे लोग आ जाएंगे। सेवा श्रेणी की बात होगी तो आप घरेलू कामगार महिलाएं हो जाएंगी, नाई, सब्जी, फल विक्रेता हो जाएंगे। और विशेष रूप से पीड़ित श्रेणी वाले सफाई कर्मी और सिर पर मैला ढोने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। ये सारे के सारे जो हो जाएंगे आपका विशेष रूप से पीड़ित वाले हो जाएंगे। तो 4 भाग इसको याद रखिएगा, किसके अनुसार है ये? भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के अनुसार है। ये बात समझ में आ गई? बताइए जरा एक बार। जी सर। हाँ, अब हम बात करेंगे कि क्या है असंगठित क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं देख लीजिए कुछ। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ तो पहला है बेहद कम आमदनी। तो ये एक प्रकार की समस्या होगी कि नहीं होगी? बाकी मैं पढ़ूंगा नहीं, आप इसी को पॉइंट को ही देखकर आप समझ जाएंगे। तो जो असंगठित क्षेत्र होता है वह एक प्रकार से प्रमुख समस्याओं के अगर पॉइंट आपसे व्यू से अगर मैं बोलूँ आप लोगों से, तो वह आपकी एक प्रकार की यही समस्या है, बेहद कम आमदनी है। और आमदनी का मतलब होता है आय को लेकर, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो देखो अस्थायी रोजगार है। अब ये तो फिक्स तो है नहीं, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को जब क्लियर कर रहा था तो वहाँ पर मैंने बताया था कि तुलना के आधार पर कि काम करने का जो समय होता है वो संगठित क्षेत्र में स्थिर होता है, यानी अस्थायी होता है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में अगर मैं आपसे बात करूं तो वह आपका अस्थिर होता है, या आप कह सकते हो अस्थायी होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे इजीली समझ सकते हो, ये भी एक प्रकार की समस्या है। देखो मैंने आप लोगों से एक बार मैंने ट्रिक बता रहा था, उसमें लिखवाया भी है हतोत्साहित। तो जब कभी इस तरीके का शब्द आता है तो हतोत्साहित करने का मतलब एक प्रकार से कम करने या एक नेगेटिव बात रिप्रेजेंट करता है। आप लोग नोट्स में लिखे होंगे तो आप ज़रूर उसको देख लेना। ऐसे शब्द जब मिले तो आप लोग उसको एलिमेंट कर दिया करें, ठीक है, प्रश्नों के आधार पर। तो वो बेसिकली नेगेटिव ही माने जाते हैं, तो ये नेगेटिव पार्ट है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं आपसे, श्रम कानूनों के तहत नहीं आते हैं। तो श्रम कानून के तहत नहीं आते तो ये भी एक प्रकार से समस्या ही है असंगठित क्षेत्रों के लिए। भाई जाहिर सी बात है, ये समस्या ही, ठीक है। तो ऐसे में अगर मैं बात करूं खतरनाक उद्योगों में से सुरक्षा नहीं है, तो भाई अगर जो बहुत ही सीरियस या बहुत ही जटिल कार्य होते हैं उनमें सुरक्षा नहीं है, या असंगठित क्षेत्रों में होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बाल श्रम, महिलाओं के साथ अन्याय की सीमा के असमानता पर शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण की एक आम बात हो चुकी है, और ये चीज़ें यहीं पर रिप्रेजेंट कर देती है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ती हुई जटिल आर्थिक सामाजिक व्यवस्था भी एक प्रकार की समस्या पाई जाती है, ये भी आप इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। चला आप जरा मुझे बताइए, ये मैंने अभी आप लोगों को कुछ बातें बताई हैं, जैसे मैंने शुरुआत में आप लोगों से ये बताया है संगठित और असंगठित श्रमिकों के लिए उसके कॉन्सेप्ट को समझाया है कि संगठित क्षेत्र क्या है, फिर मैंने आपको बताया असंगठित क्षेत्र क्या है, फिर मैंने आपको बताया असंगठित श्रमिक क्या होते हैं इसके बारे में बताया। और असंगठित श्रमिक में मैंने एक पॉइंट बताया था सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 का बात, जिसमें भारत सरकार ने ई श्रम पोर्टल निर्माण किया है, जिसमें देश के सभी असंगठित श्रमिक जो होते हैं वो डेटाबेस सरकार के पास जमा के रूप में हो जाता है, यानी एक प्रकार से आपका रिकॉर्ड के रूप में आ जाता है। तो वो बेसिकली कहाँ से आता है? ई श्रम पोर्टल से आता है। तो ये प्रश्न बन सकता है ई श्रम पोर्टल वाला, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों से असंगठित श्रमिक के ही तहत मैंने आपको उसको कंपेयर करके बताया, एक तुलना चार्ट किया। फिर मैंने भारत के विशाल जो असंगठित क्षेत्र हैं, जिसमें असंगठित क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा को लेकर अभाव के बारे में जिक्र किया गया, उसके बारे में बताया। फिर मैंने वहाँ पर बताया आपको 4 ऐसे भाग जो भारत सरकार ने श्रम मंत्रालय के द्वारा क्या किया है इसके बारे में डिवाइड किया है, तो वो चीज़ें मैंने बताया। फिर आपको मैंने बताया कि क्या है असंगठित क्षेत्र में प्रमुख समस्याएं, इन समस्याओं के बारे में आप लोगों से जिक्र किया। चलिए इतनी बात जरा मुझे बताइए, क्या क्लियर हो गई आप लोगों को? तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जी सर। अब देखिए यहाँ पर बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को पता भी होना चाहिए, आप सबको ये बातें जो है
पता भी होनी चाहिए। और उसके बाद कल्याणकारी योजनाएं कुछ चलाई गई हैं, कुछ कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं। तो आपके सामने पहली यहाँ पर हेडिंग आपको दिखाई भी दे रहा होगा, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना। तो आप मुझे ज़रा बताइए, ये आप जैसे ही योगी का नाम आपने सुना तो आपके दिमाग में ये बात तो साफ शब्दों में जिक्र हो जानी चाहिए कि ये आई कहाँ पर है। कौन बताएगा? उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? अच्छा, उत्तर प्रदेश में आई है। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो आपको बता दूं, ये बेसिकली प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है। और ये 15, अगर मैं आपसे बात करूं तो ये इसकी स्थापना हुई थी 15 फरवरी 2019 को। ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, 15 फरवरी 2019 को, 2019 को। तो एग्ज़ाम में एमपीपीएससी में भाई ये प्रश्न बन सकता है, क्योंकि हाल ही की बात है, करंट अफेयर्स की बात है, तो इसलिए प्रश्न ये बन जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो प्रधानमंत्री श्रम, ये देखिए आप इसका यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो यहाँ जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना है, इसका बेसिकली एक मोटो था। इसका मोटो ये था कि ये कहता था कि इसका जो मुख्य उद्देश्य था, असंगठित क्षेत्र में जो भी कामगार लोग हैं, कामगार का मतलब होता है श्रमिक। मेरी बात सुनाई दे रही है आप लोगों के पास? जरा मुझे बताइए, मैं आपको पॉइंट पॉइंट बता रहा हूँ, आप इसको हाँ ध्यान से मेरी बात को सुनते चलिए सिर्फ। तो यहाँ इसका जो उद्देश्य था, असंगठित क्षेत्रों में जो श्रमिकों को अगर बुढ़ापे में सहारा देने की जो बात की गई थी, वो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन के तहत बात की गई थी। लेकिन इसमें ये बात, एक शर्त रखी गई थी कि वो असंगठित क्षेत्र में जहाँ पे मजदूर वर्ग भी 60 वर्ष की उम्र जो है वो पार कर सका, मतलब पार कर चुका हो और जीवन यापन अपना जो है कर रहा हो, और इसीलिए जीवन यापन अच्छे से करने के लिए यह योजना यानी पेंशन योजना ये चलाई गई थी। तो ये पेंशन योजना जो है चलाई गई थी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। और साथ ही साथ अगर मैं बताऊं, ताकि ये किसी दूसरे पर निर्भर ना हो सके, बाकी तो अगर आप बात बनाना चाहें तो इसके अंदर बहुत सारी बातें बन सकती है ना, उसके खाने पीने को लेकर, कपड़े को लेकर, दवाई को लेकर, इत्यादि ज़रूरतों को पूरा करने की बात जो है कही गई थी। तो ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत ही सारी की सारी बातें जो है जिक्र में लाई गई थी, ठीक है भाई। चलिए आगे हम बात करते हैं इसी के तहत में कुछ इम्पोर्टेंट और बातें। तो एक चीज़ तो आपको पता चल चुका है इस योजना का नाम, और ये दूसरी बात पता चल चुकी है 15 फरवरी 2019। तीसरी बात आपको अगर मैं आपसे बताऊं तो यहाँ पर ये किस क्षेत्र का है, तो असंगठित क्षेत्र का है। ये तीसरी बात आपको पता चल चुकी है, असंगठित क्षेत्र का है। और चौथी बात यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, पेंशन राशि कितनी होनी चाहिए असंगठित क्षेत्रों में, तो 3000 रुपये, 3000 रुपये प्रति माह होगा कि प्रति वर्ष होगा, बताइए। प्रति माह। वेरी गुड, शाबाश, प्रति माह होगा, शाबाश। तो प्रति मंथ यानी इसको अगर मैं बात करूं ये दिया जाएगा। और जमा, अगर जमा की जाने वाली जो राशि होगी वो 55 रुपये से 200 रुपये के लिए प्रति माह। तो स्टार्टेड में अगर बाय द वे एक चीज़ और भी ध्यान से सुन लीजिए कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के अंतर्गत ये भी बात कही गई थी कि यदि, ठीक है, यदि मान लीजिए कि इसमें 18 वर्ष से, मान लीजिए 18 साल की उम्र में आवेदन करने वाले को हर महीने 55 रुपये और जमा करने होंगे, और 60 साल की उम्र अगर पूरी कर चुका है तो उस समय उसको 3000 रुपये जो है न्यूनतम पेंशन की राशि के तौर पर उसको दिया जाएगा, ठीक है, उसको दिया जाएगा। तो 18 साल से ये शुरुआत कर सकता है, ये एक आपके लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है। तो कितने रुपए जमा करेगा, तो ध्यान रखना 55 से लेकर 200 रुपये के अंदर में ये आ जाएगा आपका, ठीक है। और ये आप, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? बताइए जरा एक बार। जी सर। और देखिए इसकी अगर मैं बात करूं तो इसी के तहत जो है जो संगठित क्षेत्र होंगे जिसमें श्रमिक जो होगा वो श्रमिक होना ज़रूरी है, पहली बात तो ये। और श्रमिक नहीं है और वहाँ पर मान लीजिए उसको पैसे मिले तो ये इम्पॉसिबल होगा, है ना, फिर तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है भाई। और ध्यान रखना ये जो होगा 18 से लेकर
अगर मैं बात करूँ तो 40 साल तक ये चीज़ें इन्वॉल्व है, यानी 40 साल तक भी, कहीं कहीं आपको 55 भी मिल जाता है, लेकिन आप 40 वर्ष भी याद रखें साथ ही साथ। अगर दोनों में से एक ही मिलेगा, 55 मिलेगा या तो 40 मिलेगा, तो आप 40 साल तक ही याद रखें। ठीक है भाई, ये आपके लिए ज़रूरी है। और EPF का नाम तो सुना ही होगा, जिसको आप प्रोविजनल फंड बोलते हो, एम्प्लॉय प्रोविजनल फंड है ना वो। और ESI होगा और NPS होगा, इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें कवर इसमें नहीं होंगी। ये अपनी तरफ से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत देगा ये सारी की सारी चीज़ें, इससे कोई संबंध उसका नहीं होगा। बाकी सिमिलर वही पैटर्न है। अगर आपको बताना है किसी को तो आधार कार्ड आप बताइए, पहचान पत्र बताइए, बैंक खाता पासबुक बता दीजिए, आवेदन का पूरा पता बताइए, एक्सेट्रा, और भी कुछ बेसिक जानकारी, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। तो ये इसका व्यक्ति जो होता है वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है भाई, इस तरीके से, ठीक है ना। चलिए आगे। बाकी मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दिया, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए, असंगठित क्षेत्र में छोटी राशि जो होगा 60 साल के लिए, ठीक है, 3000 रुपये प्रति मासिक हो जाएगा, ये भी बता दिया। ये सारी चीज़ें है ना, ये सब बता दिया आपको। 15 फरवरी को ये लागू हो चुकी थी, ये आप लोगों को पता हो चुका है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं एक और यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ आपसे बात हो रही है एक और इम्पोर्टेंट बात पर, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ पर। कह रहा है आपसे, बोल रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, कि कामगर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008। ठीक है, अब आप मुझे बताइए इसमें क्या बातें हो सकती है। देखो, ये भी एक तो, अब पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा आपको, ध्यान सुनिए। ये भी आपका आ जाएगा असंगठित श्रमिक में। क्लियर है कि नहीं, बोलिए, होगा कि नहीं भाई, PDF उसी का शो हो रहा है। तो ये आपका असंगठित क्षेत्र हो जाएगा। और असंगठित जब क्षेत्र हो जाएगा तो उसमें श्रमिकों को लेकर होगा। तो श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम था 2008, और मैंने अभी आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया था शुरुआत में। मैंने आप लोगों से सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के आधार पे ऐसे श्रमिक जो संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन्हें हम बोलेंगे असंगठित श्रमिक कहेंगे। और ये बात तो वहाँ पर आपको मैंने बता चुका था पहले भी। और उसी के आधार पर यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ये जो सामाजिक सुरक्षा अधिनियम है वो असंगठित मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए उससे जुड़े आकस्मिक और अन्य मामलों को क्या करेगा, ये लागू करेगा। अन्य मामलों को क्या करेगा, ये लागू करेगा। तो ये चीज़ तो ये आपको तो समझ में आ जाना चाहिए भाई। बताइए जरा, क्लियर हो रहा है ये मेरी बात? जी सर, जी जी। चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप इसको ध्यान रखिएगा। और देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ और इम्पोर्टेंट बात को लेकर इसमें, तो कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ तो असंगठित क्षेत्र की खास बात ये भी है कि ज़्यादातर श्रम कानून लागू नहीं होता है, ये तो आपको पता ही है। और इसमें काम करने वालों की जो दशा होगी वो दयनीय होती है। ठीक है, एक चीज़ ये भी हो जाएगा आपका। ठीक है, और इसके अंतर्गत आप देखो बताए, स्वास्थ्य सेवा और प्रसूति लाभ को संगठित क्षेत्र में उपलब्ध कराया गया है, इसके लिए उपलब्ध नहीं है। पहली बात ये आपका, ये जो अधिनियम, अब जैसे एग्जाम में आप लोग आ गया तो कहेंगे कि सर ने तो सारा अधिनियम बताया था कि एक भी अधिनियम नहीं आता, तो फिर ये अधिनियम कहाँ से आ गया, फिर तो आप गलत कर जाओगे। ऐसे में आप ध्यान रखना, जो कामगार सामाजिक सुरक्षा वाला अधिनियम है 2008 का, ये असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। परंतु कर्मकार प्रतिकार अधिनियम होगा या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम होगा, प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961 का होगा, औद्योगिक उपवाद अधिनियम 1947 का होगा, या आपका उपदान कहो या उपादान कहो या संदाय अधिनियम कहो, उस अधिनियम 1972 का है। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम है जो 1952 का है। ये सभी इत्यादि और भी अधिनियम हैं, ये सारे के सारे अधिनियम जो है लागू इसमें नहीं होते हैं। ये बात आप खासकर ध्यान रखिएंगे आप सभी लोग। ठीक है भाई, तो इसके अंतर्गत अगर मैं एक नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो इसमें राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड को
कुछ जरूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना होता है। इसी के जरिए सामाजिक सुरक्षा सेवाओं का निर्माण करना, जीवन और विकलांगता को कवर करना, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ और वृद्धावस्था सुरक्षा के कोई भी अन्य लाभ या असंगठित मजदूरों के लिए सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर एक और बात। तो ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि इसमें जब ये लागू नहीं होता है तो इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तो वृद्धावस्था हो या सेवा, स्वास्थ्य सेवा हो या सहायता हो या मृत्यु, विवाह हो या दुर्घटना हो इत्यादि की दशा में ये क्रियाविधि तो लागू तो नहीं होगी, परंतु असंगठित श्रमिकों के लिए जो कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 आया है वो काम करेगा, बाकी और अधिनियम काम नहीं करेंगे। अगर आप ये सोचें कि भाई इसके लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम से कुछ पैसे मिल जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, पीएफ वाले से कुछ पैसे मिल जाएंगे तो भाई कुछ नहीं मिलेगा। जो भी करता धरता आपका है वो कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 वाला है, बाकी कोई करता धरता आपका नहीं है। ठीक है, और इसी के अलावा इन्होंने एक ऐसी बोर्ड का गठन किया, उसका नाम रखा कि राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड। तो ये इसी के तहत आया, जो कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 का है उसी दौरान पे सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का भी गठन भी किया गया। तो आप इसका भी खास कर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को तो समझ में आ गई होगी। तो योजना की कमी नहीं, देखो कमी नहीं कहने का मतलब यहाँ पर आप देख रहे होंगे आप सभी लोग। ठीक है भाई, बताइए जरा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, बताइए यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। देखिए, अब अगर मैं आपसे बात करूं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में, तो इसका प्रारंभ कब हुआ था? कोई बताना चाहेगा मुझे इसका प्रारंभ कब हुआ? इसका प्रारंभ कब हुआ, कोई बताना चाहेगा? नहीं बता पाएगा तो मैं आपको बता देता हूँ। चलो, अगर नहीं पता है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। 1 अप्रैल 2008। ठीक है भाई, 1 अप्रैल 2008 को ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो है आरंभ हो गई थी, तैयार हो गई थी। और इसमें ये बातें की गई थी कि भारत सरकार ने एक ऐसी स्वास्थ्य बीमा योजना तैयार किया कि जिसमें ना केवल पिछले योजनाओं की कमियों को दूर किया जाए, बल्कि एकदम आगे जाकर विश्व स्तर पर उसके मॉडल को तैयार किया जाए। और पूर्व की जो स्वास्थ्य बीमा योजनाएं हैं उसकी आलोचना करते हुए इसने इस योजना की स्थापना की और लोगों को स्वास्थ्य बीमा को लेकर लोगों को एकजुटता की बात की, या एक प्रकार से कह सकते हो आप प्रोवाइड करने का मतलब उनको दिया जाना, मतलब लाभ दिया जाने की अगर बात किया जाए तो ये क्रियाविधि जो है असंगठित क्षेत्रों में इनको दिया गया। परंतु एक बात रही इसमें, वो बात ये रही थी असंगठित क्षेत्र के जो भी श्रमिक लोग होंगे वो बीपीएल की श्रेणी में आते हों तभी इनको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो बीपीएल की श्रेणी में अगर आ रहे हैं तो आपका ये सत्य हो जाएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा, है ना। तो एक बात तो ये तय होना चाहिए आप लोगों को। दूसरी बात, असंगठित क्षेत्रों के जो भी श्रमिक होंगे उनके परिवारों के सदस्यों की जो योग्यता होगी वो योग्यता का सत्यापन होना जरूरी है। सत्यापन का मतलब आप समझ रहे होंगे, एक प्रकार से जांच या दस्तावेज करने वाली प्रक्रिया जो होती है वो होनी चाहिए, तो तभी लाभ मिलेगा, अदरवाइज लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो लाभार्थियों की पहचान करना होगा, उद्देश्य बनाना होगा, उसका उद्देश्य क्या होगा, फिर उसके बाद वो एक जारी करेगा कार्ड। तो कार्ड जो जारी करता है वो कौन कार्ड जारी करता है? RSBY, जिसको आप क्या बोलते हो? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, तो भारत सरकार के द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जो बीपीएल में रहने वाले परिवार हैं स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान, यानी उन्हीं को कवरेज देगा और ये उन्हीं से स्टार्ट करेगा। तो ये 1 अप्रैल 2008 से यह प्रक्रिया उसी समय से ये चल गई थी। उद्देश्य था कि स्वास्थ्य आघात से उत्पन्न जो भी फाइनेंस से रिलेटेड होगी उन गरीबों की देख रेख करने की बात जो है कही गई थी। ये चीज़ें आप ध्यान रखना। आप सभी लोग लाभ जानते हैं आप इसका क्या है, इसका बेनिफिट्स क्या होने चाहिए, जानते हैं आप लोग? बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो ध्यान रखना, असंगठित क्षेत्रों में यहाँ पर परिवारों में 5 की इकाई शामिल की जाएगी। अब 5 की इकाई का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए 5 सदस्य हैं उसमें, तो उनमें से जो श्रमिक व्यक्ति है उसको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, श्रमिक व्यक्ति को 5 सदस्यों में से। और अगर मैं बताऊं आप लोगों से तो इससे वे प्रति परिवार प्रतिवर्ष जो है पारिवारिक एक
फ्लोस्टर आधार पर कुल बीमा जो राशि दी जाएगी वो 30,000 दी जाएगी। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के परिवार में अगर जो फ्लोस्टर आधार पर प्रतिवर्ष 30,000 रुपये का एक स्मार्ट कार्ड आधारित नगदी रहित स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा के देने का आरंभ किया है। मैं वही आप लोगों से बोल रहा हूँ कि एक तो ये बात है कामगार और उसके परिवार को शामिल किया जाएगा। देन अगर मैं आपसे बात करूँ, जब उसके परिवार शामिल हो जाएगा तो यहाँ पर एक पारिवारिक फ्लोस्टर आधार पर ही कुछ कुल बीमा जो राशि होगी वो 30,000 की होगी। और देन उसके बाद अस्पताल के व्यय को लेकर अस्पताल का खर्च हो जाएगा, उसके सामान्य बीमारियों की देखभाल हो जाएगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों पर वो काम करेगा और ये कार्ड भी बनाकर आपको देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। तो ये आपका होगा कॉन्सेप्ट क्लियर। और अच्छा, अब मुझे एक और पॉइंट यहाँ पर आप सभी लोग बताइए कि आम आदमी बीमा योजना, बताइए। छोटी छोटी चीज़ें आप लोग ध्यान रखते चलिए, है ना। क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, आप लोग जरा मुझे बता भी दीजिए। यस सर। चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है अगर समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो चलिए जरा मुझे बताइए यहाँ पर ए ए बी वाई है क्या चीज़, जिसको आप बोलते हो आम आदमी बीमा योजना बोलते हो, ये क्या है मुझे जरा बताइए आप लोग। बोलिए। नहीं पता है तो चलो कोई बात नहीं, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। ये जो आम आदमी बीमा योजना है, पहली बात तो आप ये ध्यान रख लीजिए आप लोग, ये वित्त मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है, पहली बात, ठीक है भाई, वित्त मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। और भारत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत ही आम आदमी बीमा योजना को मंजूरी दे दी थी, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, इस योजना के तहत भारत सरकार के द्वारा जो ग्रामीण भूमिहीन परिवार है उससे शुरुआत किया गया था, ये वहाँ से ये स्टार्ट किया गया है। तो ये चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं तो इसके अंतर्गत कुछ जो बातें कही गई, जैसे अगर व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो जाए, प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो जाए, देखो सरकार ने यहाँ पर क्या लिखा है कि सरकार ने मृत्यु और अपंगता के लिए बीमा प्रदान करने के लिए बात की है। तो मेरी बात ध्यान सुन लीजिए कि अगर मान लीजिए व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में नॉमिनी वाले को 30,000 दिया जाएगा, नॉमिनी वाले को 30,000 रुपये दिया जाएगा। अगर दुर्घटना से उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे जो है नॉमिनी वाले को 75,000 रुपये दिया जाएगा, ये इसी के तहत है। उसे कितना दिया जाएगा? 75,000 रुपये। अगर व्यक्ति शारीरिक रूप से दिव्यांग है तो उसे भी कितने रुपए दिए जाएंगे? 75,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा भाई, ये 75,000 है, ठीक है भाई। और यदि व्यक्ति को आंशिक रूप से अपंगता है तो उसे कितने दिए जाएंगे बेनिफिट्स? उसको दिए जाएंगे 37,500, ठीक है, ये दिए जाएंगे आपको, ठीक है भाई। क्लियर हो गया? बताइए जरा, बोलिए। जी सर। चलो ऐसे समझते चलिए आप लोग, है ना। थोड़ा सा टफ तो है, लेकिन अगर मेंशन करके कॉपी पर लिखते चलेंगे तो आप इजीली इसे समझ पाएंगे और सरल तरीके से कर पाएंगे, वरना तो फिर ये टफ चीज़ें है ही हैं ऑलरेडी, है ना। आपको दिक्कत होना शुरू हो जाएगी भाई फिर तो, है ना। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। अब में भी आती है, नेट में आप लोगों से योजनाओं को जो है ईयर बाई मैच करने के लिए पूछा जा सकता है, ईयर बाई मैच करने के लिए पूछा जा सकता है। चलो एक और आप लोग मुझे बताइए जरा, इंदिरा सर गांधी इसमें कौन कौन सी जी सर क्या कह रहे हैं आप? सर इसमें कौन कौन सी इम्पोर्टेंट सर इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज नेट में आप देखो अभी तो असंगठित क्षेत्रों में जो मैं बता रहा हूँ, वो जितनी चीज़ें बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट ही है, जितनी भी बता रहा हूँ आप लोगों को इम्पोर्टेंट ही है। असंगठित क्षेत्रों में कल्याणकारी के बारे में बात हो रही है, तो जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। कोई पर्टिकुलर यहाँ पर अगर मैं आपको एलिमेंट करा दूँ कि एक भाई ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है तो फिर तो दिक्कत है, क्योंकि ये हाल ही की सब योजनाएं हैं, चलाई गई हैं, है ना। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखें इसका खास कर, ठीक है। तो ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट ही। पीडीएफ सेंड कर दीजिए। पीडीएफ सेंड ही करता हूँ, पीडीएफ सेंड करता हूँ भाई, है ना। पीडीएफ सेंड करता हूँ हर एक की, ऐसा कोई नहीं जिसकी पीडीएफ ना सेंड करूँ, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ। यहाँ पर देखिए प्रश्न, एक और टॉपिक आया है आपके सामने, और ये है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा अवस्था पेंशन। ये भी देखो असंगठित क्षेत्र का है भाई, है कि नहीं है? बोलिए जरा। हाँ उसी से। तो आप ध्यान रखिएगा, ये आपको बताऊं, इसमें पहली बात तो ये तो है थोड़ी सी पुरानी, 15 अगस्त
1995, ठीक है 1995। तो इसका 1995 में ये किया गया था, 55 मत लिख लीजिएगा आप लोग भाई, है ना, 1995, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी कुछ योजनाओं के तहत कुछ बातें की गई थी इसके तहत भी, और इसमें ये बातें थी कि वृद्धजनों की जो आयु होगी 60 से लेकर 79 के बीच होनी चाहिए, ये चीज़ें बताई गई थी। और ऐसे लोगों में जो असंगठित क्षेत्र में जो श्रमिक लोग होंगे उनको रोजगार और सामाजिक सुरक्षा को योजना के सरकार से लागू किया जाएगा, और उनका ये जो है बेनिफिट्स या फायदे उनको दिए जाएंगे। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना भी है। तो दिव्यांग पेंशन योजना में ये बातें भी की गई है कि दिव्यांग व्यक्ति अगर 18 वर्ष से अधिक होगा और वो बीपीएल परिवार से संबंधित होगा तो उसे भी इसको दिया जाएगा, ठीक है। तो उसमें अगर बताया भी गया है कि अगर दिव्यांगता के अंतर्गत 80% से अधिक दिव्यांगता है तो उसको प्रोवाइड की जाएगी। तो ये चीज़ें उसमें जिक्र किया गया था, दिव्यांगता को लेकर बात किया गया था, ठीक है ना भाई। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी पेंशन योजना के बारे में भी आप लोगों को, चलिए एक और आप लोग योजना यहाँ पर देख रहे हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। बताइए ये क्या है स्वरोजगार योजना? तो ग्रामीणों को रोजगार देने के लिए। वेरी गुड, ये भी आपका सही जवाब आया। तो ये देखो यहाँ आपको बताऊँ तो ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, एग्ज़ाम में ये पूछा भी जा सकता है। तो स्वरोजगार के पहलुओं की बात करूँ, स्वयं सहायता को लेकर बात करूँ, प्रशिक्षण की बात करूँ, या प्रौद्योगिकी को लेकर बात करूँ, या उसके बुनियादी ढांचों को लेकर बात करूँ, या गरीबों के पैकेज के बारे में बात करूँ, तो ये एक प्रकार का आपका आ जाता है क्या, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। और ये योजना स्टार्ट की गई थी कब? 1999 में। आप इसको ध्यान रखिएगा, 1999 में, ठीक है भाई, क्लियर हुआ? तो ये जो योजना है, इस योजना से यूजीसी में, देखो अभी किसी ने पूछ रहे थे ना मेरे कि सर ये योजना भी यूजीसी में इम्पोर्टेंट है कि नहीं इम्पोर्टेंट है, तो ये देखो इम्पोर्टेंट है भाई। ये स्वयं सहायता समूह को प्रशिक्षण की बात करता है, ऋण की बात करता है, प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे के बारे में बात करता है, विपणन में गरीबों को समग्र पैकेज के बारे में बात करता है, ये सारी के सारे उसमें आ जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, बताइए ये क्या है? यहाँ पर देखो मैंने बताया स्वर्ण, अब वहाँ पे स्वर्ण जयंती ग्राम था, यहाँ पे शहरी है। अब ये ध्यान से सुन लीजिए आप लोग भी, जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना थी वो ग्रामीण से संबंधित थी, ये तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं भाई। वहाँ पे सरकारी सब्सिडी जैसे मिश्रित है, बैंक क्रेडिट वगैरह मिश्रण है वहाँ पे, ये तो आपको क्लियर हो गया था, ये तो चीज़ आप जानते थे। अब जरा मुझे आप लोग बताइए, ये जो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार है, ये एक यहाँ पर ध्यान रखिए, ये 1997 में स्टार्ट किया गया है, 1997 में स्टार्ट किया गया, 1997 में। ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका आप खास कर ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है भाई। बताइए जरा क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ आप लोगों को, जरा एक बार मुझे बताइए। तो यहाँ पे जो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनाएं हैं, ये बेसिकली किससे संबंधित थी आपको पता होना चाहिए, लोगों को ऋण प्रदान करने से संबंधित थी। और अगर मैं आपसे बात करूं, इस योजना का जो मानदंड था, गरीबी रेखा से नीचे जो होंगे उनको 18 से 50 साल के बीच जिनकी एज होगी उन्हीं को ये प्रोवाइड किया जाएगा, ये बातें थी। सब्सिडी परियोजना पर जो लागू एक प्रकार से जो लागत बताया गया था वो 50% बताया गया था, 15%, 15% बताया गया था, ठीक है। तो ये प्रक्रिया जो है बेसिकली लागू हो जाती है इसमें, ठीक है भाई। इतनी बातें आप लोग ध्यान में रखना, ये सारे के सारे जो हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भाई। और ख़ासकर इसके वर्ष जो है आप ध्यान रखेंगे, अप्रैल 1999 में ग्राम चलाया गया था, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो दिसंबर 1997 में कौन सा चलाया गया है, शहर के बारे में चलाया गया है। बात दोनों एक ही, सिर्फ नाम बदला यहाँ पे ग्राम और बदला है शहर। तो आप याद कैसे शुरुआत में रखें, सबसे पहले गांव वाले आएंगे भाई, गांव वाले आप ऐसे सोच लीजिए कि एक प्रकार से आजकल पिछड़े तो नहीं है लेकिन आप समझिए पीछे हैं, तो उनको आगे ले आना है। तो भाई जाहिर सी बात है वो 1995 का हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 1999 1999 का है ना, नहीं यहाँ पर आप ऐसे सोच लिए, शहर जो है सबसे पहले है तो 1997 हो जाएगा, गांव पीछे है तो 1999 हो जाएगा, 1999, ऐसे भी याद कर सकते हैं, तरीका है। हाँ तो तरीका है आप याद करने का, ऐसे मैं बना देता हूँ जो मन में आ जाता है ट्रिक वगैरह, है ना।
ठीक है, तो ऐसे आप लोग को याद होना चाहिए बस, कोई भी ट्रिक। अच्छा, आगे हम बात करते हैं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। चलो मुझे बताइए, ये आप लोगों को पता भी होना चाहिए और फेमस भी है ये चीज़ें। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो योजना थी, इसके तहत नागरिकों को लाभ देने की बात की गई थी, और इस योजना के तहत लगभग 10 लाख से लेकर 25 लाख तक के लोन देने की बात जो है, या सब्सिडी वगैरह की बात की जाए, इसके बारे में ये जिक्र किया गया था। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है भाई। तो इम्पोर्टेंट कहाँ पर है मैं आपको बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट के अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करूँ, तो जैसे एससी है, ओबीसी है, स्पेशल कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, इन लोगों को 35% जो है सब्सिडी देने की बात करता है। 35% क्या देना करता है, सब्सिडी देने की बात करता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये बेसिकली देश के रोजगार के जो युवा के लोग हैं उनसे संबंधित भी है, ये रोजगार के प्रति लोन वगैरह के संबंध में है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सरकार के द्वारा ये स्टार्ट की गई है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करने के रूप में इसको लाया गया था, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, इस चीज़ को भी। आगे अगर हम बात करते हैं तो एक और योजना है, ठीक है भाई, मनरेगा है। मनरेगा के बारे में मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। मनरेगा जरा मुझे अच्छा बताइए आप लोग, मनरेगा बताइए। बताइए मनरेगा क्या है। देखिए मनरेगा के में, हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं उनको रोजगार देने की बात करता है। तो ठीक है भाई, रोजगार देने की बात करता है। तो जैसे एग्जाम में एक बार प्रश्न आ गया था, भाई कितने दिन का रोजगार देता है, एग्जाम में एक बार यूजीसी में प्रश्न आ गया था, तो 100 दिन का देता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 100 दिन का। हाँ 100 दिन का देता है, ये प्रश्न है। कितनी सैलरी देता है भाई, तो सैलरी देने की अगर बात करें तो 220 रुपये हो जाएगी। मतलब एक दिन का सैलरी, मतलब ये ना महीने का आप सोच लेना, डे वाला सोच लेना। ये देखो राजस्थान में भी लागू है, हरियाणा में लागू है, पंजाब में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। अब एमपी पीएससी दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश के बारे में, थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी ही चाहिए, है कि नहीं, बताइए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो ये था नरेगा और मनरेगा के संबंध में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं मैं आप लोगों को बताते चल रहा हूँ भाई, ठीक है। इसके संबंध में, इसके परिप्रेक्ष्य में लागू कब हुआ है आप इसे थोड़ा सा बता दीजिए मुझे। एक चीज़ और है यहाँ पर, बता दीजिए, उसी को फिर मैं आगे चल जाता हूँ। महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है ये, या अधिनियम कहते हैं आप लोग, 2005। शाबाश, थोड़ा सा ये भी इम्पोर्टेंट था, ठीक है भाई। बस इतना ही चीज़ ध्यान रखिए, 23 अगस्त 2005 को, ठीक है भाई। चलो आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे हथकरघा बुनकर योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं, ठीक है भाई। इन सारी योजनाओं के बारे में आप जान सकते हैं, ये सारे के सारे असंगठित क्षेत्रों में लागू किए गए थे, ठीक है भाई। आगे अगर हम बात करें तो संविधान के कल्याणकारी राज्यों की संकल्पना को लेकर भी यहाँ पे कुछ चर्चा किया गई है। और जहाँ पे कल्याणकारी राज्य की स्थापना हुई, संविधान में भी असंगठित श्रम के क्षेत्र में कई तरह के कार्य व्यवसाय को लेकर बात किया गया। इनमें जो है व्यापक कानून बनाया गया। असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के लिए न्यूनतम सुरक्षा की बात भी की गई थी, ठीक है। सरकार के लिए जो संभावनाएं बनी रही हैं, जिसमें आवश्यकता महसूस की जा रही है, ये रोजगार वगैरह जो विशेष तरीके से कानून प्रोवाइड किया जाए, इस तरीके की क्रियाविधि की गई। बहुत सारे ऐसे योजना थी, स्कील थी, कार्यक्रम थी जिसकी स्थापना की गई थी इस पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बस इतनी ही चीज़ें हैं, आगे कुछ है नहीं आपके। और मैं देख लेता हूँ और भी कुछ अगर इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाती। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है जो कोविड-19 पर जारी किया गया था, ठीक है। तो ये पीडीएफ में मैं आपको दे देता हूँ, आप लोग उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे जो श्रम संबंधी स्टैंडिंग कमेटी है, ये 3 अगस्त 2021 को बढ़ती रोजगार पर कोविड-19 का जो प्रभाव था वह संगठित और असंगठित क्षेत्रों पर नौकरी और आजीविका को नुकसान विषय पर अपनी रिपोर्ट जो है सौंपी थी। तो अगर प्रश्न आपसे बने कि किसने संगठित और असंगठित क्षेत्रों को देखते हुए कोविड-19 के बारे में अपनी रिपोर्ट जारी किया है, तो आप श्रम संबंधी जो स्टैंडिंग कमेटी है जो 3 अगस्त 2021 को क्या किया था, वो प्रस्तुत किया था। तो ये हाल की बात है, अभी हाल ही में बीता है ये चीज़ें, तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं ना कि 3 अगस्त 2021 का है ना। तो ये चीज़ आप इसको ध्यान रखिएगा। बाकी आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर सारी चीज़ें जो है मेंशन की गई, योजना का कार्यान्वयन कैसे है और अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिक की क्या भूमिकाएं हैं। और ये तो मैंने पहले ही बता रखा आपकी 90% है। असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये ई पोर्टल है, श्रम पोर्टल, उस पर कहाँ पर जाता है, किस रूप में है, किस तरीके से डाटाबेस होता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा।
ठीक है। स्वास्थ्य देखभाल, महिला श्रमिक की बात हुई है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। शहरी गरीब की बात हुई है इसमें, ठीक है भाई, ठीक है। कैजुअल वर्कर्स की बात हुई, आकस्मिक मजदूरों को काम निकालने से प्रतिबंध को लेकर ये भी चर्चा की गई। तो आप इस पीडीएफ को देख लेना, अभी मैं पीडीएफ आपको सेंड कर देता हूँ। बाकी जितनी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी संगठित और असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों की भूमिका, मैंने आप लोगों से चर्चा कर दिया है, ठीक है। बाकी जब मैं आपको रिविज़न करवाऊंगा या प्रश्न लेकर आऊँगा तो वहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें जो है क्लियर करा दूंगा आप लोगों से, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछिए।